हाय क्लास, आई एम हरकेश पटेल, बायोलॉजी फैकल्टी इन सर्वोदय इंस्टीट्यूट। बेटा हम बात कर रहे हैं सेल वॉल के बारे में। हमने पिछले लेक्चर में इस डायग्राम को देखा था। मैंने बताया था आप लोगों को कि अगर मान लीजिए हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, क्या है बेटा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो ये बाहर की साइड जो उपस्थित है ये सेल वॉल है। सबसे पहले जो सेल वॉल बनेगा वो बाहर की साइड बनेगा और उसके बाद में जो सेल वॉल बनेंगे वो सारे अंदर के साइड बनते चले जाएंगे। कारण क्या है कि सेल वॉल का जो मटेरियल है, जो पदार्थ है, वो किससे निकलता है, तो वो साइटोप्लाज्म से निकलता है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू फॉर्मेशन हो जाता है। क्या, किसका निर्माण हो जाता है, तो सेल वॉल का निर्माण हो जाता है। ठीक है, हमने बताया था कि जो प्राइमरी सेल वॉल होता है वो सबसे बाहर की भित्ति बनाता है और जो सेकेंडरी सेल वॉल होता है उसके अंदर होता है और टर्सरी सेल वॉल उसके भी अंदर होता है। टर्सरी सेल वॉल केवल जिम्नोस्पर्म में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है बेटा, तो केवल जिम्नोस्पर्म के ट्रैकिड्स होते हैं, उस ट्रैकिड्स में पाया जाता है। अब मैंने ये भी बता दिया आप लोगों को कि प्राइमरी सेल वॉल जो होता है बेटा वो बाहर होता है। अब जो सेकेंडरी सेल वॉल है, क्या, सेकेंडरी सेल वॉल, सपोर्ट है ये मानिए ये सेकेंडरी सेल वॉल है और ये थिक है। ठीक है, तो ये कई लेयर से बनी है, जैसे 1 2 3 लेयर। ठीक है, तो S1 जो होगा वो सबसे बाहर होगा, S2 उसके बाद होगा, S3 उसके बाद होगा। मतलब ये मल्टी लेयर है। तो पहला तो ये सबसे बाहर का लेयर है और ये मतलब सेकेंड आउटर मोस्ट लेयर है। ठीक है, ये जो है बेटा, ठीक है, फर्स्ट फाइबर भी कहते हैं, ये यूनिवर्सल है, ये सभी कोशिकाओं में पाए जाएंगे, चाहे वो यंग हो, नया सेल हो या पुराना सेल हो, लेकिन यह नए सेल में नहीं पाए जाएंगे। स्पेशली विभाज्य ऊतक जो कोशिकाएं होती है, मेरिस्टेमेटिक सेल, वहाँ पे अनुपस्थित होते हैं। ये देखिए, जैसे प्राइमरी कोशिका भित्ति जो थी वो सिंगल लेयर की थी और जो सेकेंडरी कोशिका भित्ति है वो कितने लेयर की है, तो बहुत सारे लेयरों से बनी, जैसे S1 S2 S3। तो पूछ देता है, सीरीज पूछ देगा कि S1 बाहर साइड होगा कि S3। तो बच्चे अक्सर गलती कर देते हैं कि बाहर S3 को करते हैं और S1 को पहले करते हैं। तो सबसे पहले ये चीजें आप लोगों को मालूम होना चाहिए। ये हो गया। अब कई लेयर के कारण ये थिक होता है, रैजिड होता है, ये क्या होता है बेटा, थिन होता है, इलास्टिक होता है। जितना सेकेंडरी सेल वॉल बनता जाएगा उतना ही फैलता जाएगा और इसमें ग्रोथ की क्षमता होती है, इसमें ग्रोथ की क्षमता नहीं होती है। अगर अब क्वेश्चन आ जाए, सपोर्ट है, देखिए मान लीजिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर, ठीक है, ये सेल का क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और इसके बाहर बेटा ये बना है, ये हमारा क्या बना है, ये सेल वॉल है। ठीक है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और ये सेल वॉल है। अब इसके बाद जो बनेगा, सबसे पहले बना उसको हमने क्या बोला बेटा, बाहर की साइड चला गया, इसको हम बोलेंगे प्राथमिक, प्राइमरी, क्या बोलेंगे बेटा, प्राइमरी सेल वॉल बोलेंगे, सेल वॉल बोलेंगे। ठीक है, और जो उसके बाद बनेगा उसको क्या बोलेंगे, तो सेकेंडरी सेल वॉल बोलेंगे। और जो उसके अंदर बनेगा सपोर्टेड, अगर सेल वॉल अलग से बन रहा है, ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, टर्सरी सेल वॉल बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा, इसको हम टर्सरी सेल वॉल बोलते हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, टर्सरी सेल वॉल बोलते हैं। सेल वॉल मतलब तृतीयक कोशिका भित्ति। तो कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले कौन बना, प्राइमरी, फिर कौन बना, सेकेंडरी, फिर कौन बना, टर्सरी। अब बाहर के साइड में कौन है, तो आउटर में सबसे प्राइमरी, उसके बाद सेकेंडरी, उसके बाद टर्सरी। तो ये चीजें आप लोगों का, उसके बाद क्या आ जाएगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये चीजें आपको मालूम होनी चाहिए थी। उसके बाद मैंने बता दिया था आपको, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होते हैं, सॉरी, कोशिका भित्ति जो बनी होती है वो किसकी बनी होती है बेटा, तो मैंने बताया था आप लोगों को शुरू में, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन, प्रोटीन एंड लिपिड्स की बनी होती है। तो स्पेशली जो होते हैं, सेलुलोज जो होता है वो फ्रेमवर्क करता है, वो क्या बनाता है, एक माइक्रोफाइब्रिल बनाता है, जिससे क्या होती है कि यहाँ पे फ्रेमवर्क, जैसे छत ढाल रहे हैं तो जो सरिया डालते हैं हम लोग, तो एक तरह से फ्रेमवर्क कहते हैं उसको, वो सारे कौन बनाता है, माइक्रोफाइब्रिल, जिसका मटेरियल जो होता है सीधे साइटोप्लाज्म से ग्लूकोज
जो होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा सेलुलोज में कन्वर्ट किया जाता है और वो माइक्रोफाइब्रिल का निर्माण करता है। उसी तरह बेटा अब मैट्रिक्स का निर्माण तो गोल्गी बॉडी और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा मैट्रिक्स का निर्माण होता है। तो इस तरह से हमारा ये सेल का निर्माण हो गया। अब बात करते हैं एक चीज और कि अगर दो से अधिक सेल है, सिंगल सेल होगा तो मिडिल लैमिना अनुपस्थित होगा। अगर समझिए यहाँ पे ध्यान से, अगर सिंगल सेल है, क्या है, ये सेल है, ठीक है, ये मान लीजिए सेल है, ये सेल है, ठीक है, और इसमें प्लाज्मा, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और इसके अंदर न्यूक्लियस हो, एक सेल है। और ये देखिए एक सेल और है, ये देखिए एक सेल है, ठीक है, और इसके अंदर भी सेकेंडरी सेल वाला है। और यहाँ पे क्या है बेटा, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ध्यान से सुनिए, अब इनकी दोनों के बीच में जो सबस्टेंस आता है, इनके बीच में जो सबस्टेंस होता है, ये इन दोनों को क्या करेगा बेटा, ध्यान से सुनना है, इन दोनों को, इसको और इसको जोड़ने का काम करता है। तो इसे बोलते हैं हम मिडिल लैमिना। क्या बोलते हैं बेटा, इसे हम बोलते हैं स्पेशली, सॉरी, इसे हम क्या बोलते हैं, मिडिल लैमिना, लैमिना क्या बोलते हैं, मिडिल लैमिना। ध्यान से सुनिए, इसे हम क्या बोल रहे हैं बेटा, मिडिल लैमिना बोल रहे हैं। और मिडिल लैमिना का काम क्या है, ध्यान से सुनिए, तो जो मिडिल लैमिना है, ठीक है, जो मिडिल लैमिना है, ये दो सेल को जोड़ने का कार्य करता है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, सीमेंटिंग मटेरियल कहते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं, सीमेंटिंग मटेरियल। ये कैसे काम करता है, इस पे हम बात करेंगे। अब बेटा मैंने क्या बता रहा, हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है उसे हम क्या बोल रहे हैं, तो मिडिल लैमिना। मिडिल लैमिना, ओके। तो जो मिडिल लैमिना है, ये इसकी जरूरत क्या पड़ी, तो सपोज दैट देखिए एक सेल ये है, मैंने बनाया था, ये क्या है बेटा, एक सेल है, ठीक है, और यहीं पे बगल में इसके बाजू में अगर मल्टी सेलर है तो एक सेल और होगा, ठीक है, आगे ऊपर भी क्या होगा बेटा, एक सेल और होगा। तो ऐसे बहुत सारे सेल आपस में जुड़कर मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म का निर्माण करते हैं। इनके बीच में एक सीमेंटिंग मटेरियल होता है। क्या होता है बेटा, सीमेंटिंग मटेरियल, ये देखिए, ठीक है। सीमेंटिंग मटेरियल जो है, इस सीमेंटिंग मटेरियल को हम क्या कहते हैं, ये सीमेंटिंग मटेरियल जो इनको जोड़ने का कार्य करता है। तो जब जोड़ता जो है, इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, इसी को हम बोल रहे हैं मिडिल लैमिना। क्या बोल रहे हैं इसको, हम मिडिल लैमिना बोल रहे हैं। ध्यान से सुनना है। अब ये मिडिल लैमिना बना किसका होता है, तो ये कैल्शियम मैग्नीशियम, इसका कैल्शियम मैग्नीशियम पेक्टेट का बना होता है। किसका बना होता है, तो कैल्शियम मैग्नीशियम पेक्टेट का बना होता है, ओके। ये किसका बनता है, कैल्शियम मैग्नीशियम एंड पेक्टेट। कैल्शियम मैग्नीशियम पेक्टेट का बना होता है, ठीक है। अब यहां से ध्यान देना, ये जो कैल्शियम मैग्नीशियम पेक्टेट का बना होता है, ये काफी हार्ड होता है। क्या होता है, हार्ड होता है। और इसी को क्या बोलते हैं, मिडिल लैमिना। ये किसका निर्माण कर रहा है बेटा, तो ये निर्माण कर रहा है मिडिल लैमिना, मिडिल लैमिना। और मिडिल लैमिना को ही हम क्या बोलते हैं, तो सीमेंटिंग मटेरियल बोलते हैं। सीमेंटिंग मटेरियल का मतलब क्या, मतलब जैसे दो ईंट को जोड़ने के लिए जो सीमेंट यूज होता है, उसी तरह यहाँ पे जोड़ने के लिए मिडिल लैमिना होता है। और मिडिल लैमिना का निर्माण जो होता है कैल्शियम
मैग्नीशियम पेक्टेट द्वारा होता है। कितने? 2 सेल। इसकी खास बात यह है कि सिंगल सेल में मिडिल लैमेला अनुपस्थित होता है। क्या? सिंगल सेल अगर है बेटा तो वहां पे मिडिल लैमेला की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जोड़ना ही नहीं है, तो वो क्या होता है? अनुपस्थित होता है। अब इसको डिसॉल्व करने के लिए क्या किस चीज की आवश्यकता होती है? तो स्ट्रॉन्ग एसिड, मतलब अत्यधिक अम्लीय पदार्थ की आवश्यकता होती है इसको डिसॉल्व करने के लिए, 2 सेलों को मिडिल लैमेला को डिसॉल्व। क्यों? क्योंकि ये एक हार्ड सबस्टेंस है। अब आप कह सकते हो सर सभी सेल में होता है, तो हम जब सेल को खाते हैं तो काफी हार्ड होता है। हाँ होता है। तो सर जब मैंगो वगैरह जब राइपनिंग हो जाता है, पक जाता है, तो वो क्यों सॉफ्ट हो जाता है उसकी कवरिंग? तो हाँ बेटा, उस समय क्या होती है कि जो ये मिडिल लैमेला है, यहाँ पे एक एंजाइम वर्क करता है जिसे हम क्या कहते हैं? पेक्टिनेज। कौन सा एंजाइम? पेक्टिनेज। पेक्टिनेज की सहायता से क्या होता है बेटा? जो मिडिल लैमेला होता है, मिडिल लैमेला डिसॉल्व हो जाता है। क्या हो जाता है? डिसॉल्व, मतलब गल जाता है, और ये क्या हो जाता है? जूसी हो जाता है, जिसे आसानी से हम लोग खाने लगते हैं, मतलब खा सकते हैं। तो जब ये देखिए यंग होता है तो हार्ड होता है, जैसे जैसे राइपनिंग होती है, राइपनिंग का मतलब वहाँ पे पेक्टिनेज एंजाइम काम करता है जो पेक्टिन को डिसॉल्व करता है, और जिसके कारण कैल्शियम और मैग्नीशियम फ्री हो जाते हैं, और जो ये बने हैं जोड़े हैं वो क्या हो जाता है बेटा? जूसी हो जाता है, और आसानी से हम इसको क्या करते हैं? ईट कर जाते हैं। अब ध्यान से देखिए, अब इन सेलों को जुड़ने से मतलब नहीं है, इनके बीच में कम्युनिकेशन भी चाहिए। क्या चाहिए? कम्युनिकेशन चाहिए, आसानी से एक दूसरे को क्या करें? आदान प्रदान हो जाए। ठीक है, तो आदान प्रदान करने के लिए जो कम्युनिकेशन, देखिए मल्टी सेलुलर तब कहेंगे जब ये दूसरों का समन्वय रहेगा, कम्युनिकेशन रहेगा। ठीक है, वैसे तो कॉलोनियल और मल्टी कॉलोनियल में भी बहुत सारे यूनिट सेल होते हैं, पास पास में होते हैं, लेकिन उनके बीच में कोई कम्युनिकेशन नहीं होता, वो सिर्फ रहते हैं। उसी प्रकार अगर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बहुकोश की जीवों में देखा जाए तो उनके बीच में कम्युनिकेशन होता है, वो एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं। जैसे ब्रेन सेल बोलती है नर्व सेल, मसल को कंट्रैक्ट करो तो मसल कंट्रैक्ट करती है, कहता है रिलैक्स करो कहती है। जब बहुत जरूरी रहता है तो हमारी मसल जो ग्लैंड होते हैं वो हार्मोन का सिक्रीट करते हैं, और हार्मोन दूसरे अंग पे जाके काम करता है। मतलब क्या है? इनके बीच में कम्युनिकेशन, इनके बीच में पदार्थों का आदान प्रदान होता है। इनके बीच में क्या होता है बेटा? तो भोज्य पदार्थों का आदान प्रदान होता रहता है। ठीक है, अब ध्यान से देखो इसको क्या बोलते हैं? तो स्पेशली अगर प्लांट सेल है, देखिए जो कम्युनिकेशन ये जो है, अगर ये प्लांट सेल है, ध्यान से सुनिए, तो अगर प्लांट सेल है, प्लांट सेल मतलब पादप कोशिका, क्या बेटा? पादप कोशिका है। तो स्पेशली जो सेल वॉल है यहाँ पे क्या बोलेंगे? तो पादप कोशिका में हम बोलते हैं क्या? ठीक है, तो यहाँ पे अलग अलग नाम देंगे, एनिमल रहेगा तो वहाँ पे अलग नाम देंगे, और प्लांट होगा तो अलग नाम देंगे। जैसे ठीक है, अगर प्लांट है तो प्लाज्मोडेस्माटा बोलेंगे, और एनिमल है तो उसे डेस्मोसोम बोला जाता है। क्या बोला जाता है? डेस्मोसोम। तो इसमें क्या बोलेंगे? प्लाज्मोडेस्माटा। क्या बोलेंगे बेटा? प्लाज्मोडेस्माटा बोलेंगे। किस क्या बोल रहे हैं हम? प्लाज्मोडेस्माटा। ये हम चीजें आपको बता चुका हूँ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। तो ये चीजें किसके द्वारा, अब इसका निर्माण किसके द्वारा होता है? तो मान लीजिए सेल वॉल का निर्माण तो गोल्गी बॉडी के वेसिकल के द्वारा हो रहा है। इसका निर्माण जो होता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, किसके द्वारा बेटा? तो प्लाज्मोडेस्माटा का निर्माण क्योंकि क्या चाहिए? एक पाइप चाहिए जिससे इधर उधर हो जाए। पाइप का काम कहाँ पे है? इंडोप्लाज्मिक ने, तो किसके द्वारा? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम
इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक क्या होता है बेटा, तो ट्यूब्यूल होता है। क्या होता है, ट्यूब्यूल। तो प्लाज्मोडेस्माटा या डिस्मोसोम का निर्माण जो होता है वो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ट्यूब्यूल से होता है, जिससे भोज्य पदार्थ इधर से उधर आ जा सकते हैं। तो ये तो हो गई प्लांट सेल की बात। अब प्लांट सेल में और क्या चीजें होती हैं, ठीक है। तो मल्टी सेलुलर कब होगा, जब उनके बीच में कम्युनिकेशन होगा। मल्टी सेलुलर कब नहीं होगा, जब उनके बीच में कम्युनिकेशन नहीं होगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें मालूम होनी चाहिए। ये जो आदान प्रदान हो रही है किससे जुड़ा है, तो मिडिल लैमेला, काफी इंपॉर्टेंट, इसको सीमेंटिंग मटेरियल कहते हैं। ये भी पूछ सकता है, नीट में एक बार कंफ्यूज किया था बेटा कि जो सीमेंटिंग मटेरियल है वो किससे बना होता है, तो कैल्शियम मैग्नीशियम पेक्टेट का। पूछ सकता है कि राइपनिंग के समय, फूड की जो पकने के समय क्या होता है, कौन सी लेयर डिजॉल्व होती है, तो उनका जो पेक्टेट होता है वो डिजॉल्व हो जाता है और कैल्शियम मैग्नीशियम जो होते हैं निकल जाते हैं। इसी कैल्शियम, ये पूछेगा किसके कारण हार्ड होता है, तो कैल्शियम मैग्नीशियम पेक्टेट में डिजॉल्व होते हैं, इसी कारण ये क्या हो जाता है, हार्ड हो जाता है, ठीक है। इसको डिजॉल्व करने के लिए या तो स्ट्रॉन्ग एसिड चाहिए होते हैं, या तो पकने के समय क्या होता है, पेक्टिनेज एंजाइम से मिडिल लैमेला डिजॉल्व हो जाती है और वो सॉफ्ट हो जाता है। अब इनके कार्य देख लीजिए। क्या देख लेते हैं बेटा, कार्य। तो सपोर्ट दैट ये हमारा क्या है, ये मैंने क्या बनाया आपको, ये हमने बना दिया सेल वॉल। क्या बना दिया, सेल वॉल। और बीच में क्या बनाया आपको, ये हो गया हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन और ये हो गया हमारा न्यूक्लियस, ठीक है। ये सेल है। पहला काम क्या कर सकता है, ये देखो तो बेटा, ये जो सेल वॉल है, क्या बेटा, सेल वॉल, तो यांत्रिक सुरक्षा प्रदान कर रहा है। क्या कर रहा है, पहले यांत्रिक सुरक्षा, बाहर से कोई भी दिक्कत चीजें आएंगी तो उसे सुरक्षा प्रदान करेगा। दूसरा, सेल का शेप निर्धारित कर रहा है। क्या कर रहा है बेटा, सेल का शेप निर्धारित कर रहा है। 2 पॉइंट हो गया, ठीक है। क्या मैंने बोला, तो ये सेल का शेप निर्धारण करता है। और क्या काम करता है बेटा, तो यह 2 कोशिकाओं को आपस में संपर्क बनाने का कार्य करता है। क्या, 2 कोशिकाओं के बीच में आपस में संपर्क बनाने का कार्य करता है। और क्या करता है बेटा, अवांछनीय पदार्थ को कोशिका के अंदर नहीं आने देता है, ठीक है। अवांछनीय पदार्थ को कोशिका के अंदर नहीं आने देता है। तो इस तरह से हमारा सेल वॉल फिनिश हुआ, सेल वॉल खत्म हो गया। अब हम देखेंगे साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल के बारे में। ओके, तो देख लेते हैं। हाँ बेटा, तो अब हम देखेंगे साइटोप्लाज्म के बारे में। किसके बारे में स्टडी करेंगे, तो हमारा साइटोप्लाज्म। अब साइटोप्लाज्म को हम हिंदी में क्या कहते हैं, आप बखूबी जानते हो। इसे क्या बोलते हैं बेटा, हम कोशिका द्रव, ठीक है। कोशिका द्रव में बहुत सारे ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं। इसमें क्या पर उपस्थित होते हैं, तो कोशिका द्रव में जो होते हैं, तो यहाँ पे स्पेशली ऑर्गेनेल, साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल। जो साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल होते हैं, इसमें ध्यान से देखना बेटा, साइटोप्लाज्म में जो साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल होते हैं, इन्हीं के द्वारा स्पेशली कोशिका के अंदर उपापचयी क्रिया संपन्न होती है, ठीक है। तो इसमें 2 प्रकार के होते हैं। कुछ ऑर्गेनेल ऐसे होते हैं, जैसे कोशिकांग, कुछ कोशिकांग ऐसे होते हैं जिनका आपस में क्या होता है, कार्य और संरचना कुछ सामान्य होती है, और कुछ ऐसे भी होते हैं जिनके आपस में कार्य और संरचना सामान्य नहीं होती है, ठीक है। तो साइटोप्लाज्म जो होता है, इसमें 2 चीजें, मैंने 3 चीजें आपको बताई थी। साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल मुख्य है, उसके बाद साइटोसोल जो लिक्विडी पदार्थ है, चिपचिपा पदार्थ होता है, और इंक्लूजन बॉडी, ठीक है। तो साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल जो होते हैं बेटा 2 प्रकार के होते हैं। एक वो होते हैं जिनके आपस में उनका समन्वय होता है, कोऑर्डिनेशन होता है, और कुछ ऐसे होते हैं जिनका कोऑर्डिनेशन नहीं होता है। तो वे ऑर्गेनेल जिनके आपस में कार्य, फंक्शन
और संरचना कुछ सामान्य होते हैं या उनके बीच में कोऑर्डिनेशन होता है, उसे इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम कहते हैं, सॉरी इंडो मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल कहते हैं। क्या कहते हैं? इंडो मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल कहते हैं, ठीक है। और कुछ ऐसे होते हैं जिनका आपस में नहीं मिलता है, उसे इंडो मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल नहीं कहते हैं। तो दो टाइप के ऑर्गेनेल हैं यहाँ पे, देखिए। फर्स्ट ये है इंडो मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल, इंडो मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल्स मतलब अंतर इंडो मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल्स में क्या होंगे बेटा? तो मैंने क्या बताया बेटा? इंडो मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल या फिर इसको इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम कहते हैं। कुछ ऑर्गेनेल होते सिस्टम, तो इंडो मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल या इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम, इसे क्या बोलेंगे? तो इसे अंतर झिल्लिका तंत्र कहते हैं। क्या बोलते हैं? अंतर झिल्लिका तंत्र, ठीक है। वे ऑर्गेनेल जिनके आपस में कार्य की समानता होती है, एक दूसरे के सहयोग करते हैं, कम्युनिकेशन होता है, वे इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के अंतर्गत आते हैं। जैसे सबसे पहला आता है इंडो प्लाज्मिक रेटिकुलम, हिंदी में अंतःपर्दवी की जालिका कहते हैं, इंडो प्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके बाद इसी से किसका निर्माण होता है बेटा? तो गोल्गी बॉडी, इससे किसका निर्माण होता है बेटा? तो लाइसोसोम। और पादप कोशिका है तो उसमें क्या बनेगा? वैक्यूल, वैक्यूल मतलब रितिका, ठीक है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मतलब क्या है? अंतःपर्दवी जालिका। गोल्गी बॉडी का मतलब क्या है? गोल्जी का। लाइसोसोम को लाइसोसोमी बोलते हैं और वैक्यूल को क्या बोलते हैं? खाद्य रितिका बोलते हैं। ये चार जो हैं वो इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के अंतर्गत वर्क करते हैं, आपस में इनका सहयोग होता है, ठीक है। इन्हीं को इंडो मेम्ब्रेन, तो क्वेश्चन ये आया हुआ है कि इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गेनेल हैं और कौन से नहीं हैं। उसी तरह नॉन इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम, जिनका आपस में कोई कनेक्शन नहीं होता है, आपस में कोई सहयोग नहीं होता, इनके कार्य और संरचना भिन्न होते हैं, इनके कार्य और संरचना सेम भी होते हैं और एक तरह से सबका सहयोग करते हैं, ठीक है। तो एक चीज है, ध्यान दें, यहाँ पे इनके बीच में कोई कम्युनिकेशन नहीं होता, ध्यान से सुनिए। तो वो क्या होंगे? नाम मतलब ये क्या होंगे? अतंत्र झिल्लिका तंत्र, ये क्या होंगे? अझिल्लिका तंत्र होंगे। बेटा इसमें कौन कौन आएगा? तो इसमें पहला आ जाएगा आपका माइटोकॉन्ड्रिया, कॉन्ड्रिया जिसे पावर हाउस कहते हैं, सूत्र कणिका भी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा बेटा? क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट जो है बेटा ये भी इनसे मतलब कि इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम नहीं है। और क्या आ जाएगा? पर ऑक्सीसोम। तो ये जो है इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में नहीं आते हैं और ये इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में आते हैं। इनके कार्य जो है आपस में कुछ सामान्य होते हैं या एक दूसरे का ये सहयोग करते हैं। इनके बीच में एक तरह से कोऑर्डिनेशन होता है, इनके बीच में समन्वय होता है, इनके बीच में कोई समन्वय नहीं होता है। ओके, तो अब इन चीजों के बारे में हम आपसे डिस्कस करें। सबसे पहला हमारा पार्ट आएगा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्पेशली अगर हम बात करेंगे तो ये किस प्रकार वर्क करता है और इसका फंक्शन क्या है उसे देख लेते हैं। ओके, तो सबसे पहले हमारा हेडिंग होगा इंडोप्लाज्मिक। समझ में आ गया? जिनके कार्य बीच आपस में समन्वय है वो इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में आएंगे, जिनमें नहीं है बेटा वो नॉन इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम कहलाते हैं।
स्पेशली इस पे क्वेश्चन पूछा हुआ है कि इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का ऑर्गेनेल कौन है तो आपको मालूम है। पादप से अगर प्लांट सेल में पूछे तो वहाँ पे वैक्यूल को हम हटा देंगे। क्या करेंगे बेटा, वहाँ पे हम वैक्यूल को हटा देंगे। अब हमें सबसे पहला हमारा आ गया क्या, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब हमारा क्या बेटा, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फर्स्ट ऑर्गन हमारा क्या है, ऑर्गेनेल इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम हिंदी में क्या बोलेंगे, तो अंतःपद्रव्यी जालिका। क्या बोलेंगे बेटा, इसे बोलते हैं अंतःपद्रव्यी जालिका। अंतःपद्रव्यी जालिका बोलते हैं। ध्यान से सुनो, अंतःपद्रव्यी जालिका जो होती है ये पूरे कोशिका में एक नेटवर्क लाइक, क्या पूरे कोशिका में, एक कोशिका द्रव में एक नेटवर्क लाइक, स्पेशली ये यूकैरियोट की बात कर रहे हैं। यूकैरियोट कोशिका, मान लीजिए किस कोशिका की बात हो रही है, तो यूकैरियोट। प्रोकैरियोट कोशिका की बात नहीं हो रही। यूकैरियोट कोशिका में पूरे कोशिका द्रव में यह नेटवर्क लाइक संरचना बनाते हैं। ठीक है, ये चपटे होते हैं, थैलेनुमा होते हैं। ठीक है, और एक दूसरे से जुड़े होते हैं। ठीक है, ये नलिका भी होती है। तो एक तंत्र की तरह, एक तरह से कर सकते हैं कि यहाँ पे एक जालिका की तरह फैल जाते हैं, बिखर जाते हैं, और उसी को हम इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। सपोर्ट थोड़ा डायग्राम आप लोगों को वैसा लगेगा, लेकिन अभी मैं बता दूं। जैसे ये मान लीजिए हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और ये हमारा क्या बेटा, ये न्यूक्लियस है। छोटा सा पार्ट बना रहे हैं हम, क्या है, ये न्यूक्लियस है। और ये क्या है बेटा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। ये हमारा क्या है बेटा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। ठीक है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। अब जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के ऊपर ये देखिए कैसे काम करता है। यहाँ पे ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, इसी के ऊपर ऐसा संरचना बन जाएगा। क्या बनेगा, इस टाइप की संरचना बनेगी। इस टाइप की ऐसी संरचना। ठीक है, और क्या होगा, ध्यान से देखें, कुछ संरचनाएं इसकी ऐसी भी होंगी। ऐसे बुक में इतना वो क्लियर किया नहीं है बेटा, ऐसे। ठीक है, और यहाँ पे छोटे छोटे ऐसे, ये देखिए इस तरह की यहाँ संरचना मिलेंगी। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। या यू कोशिका के कोशिका द्रव में ये चपटे आपस में जुड़े हुए थैली युक्त नलिका होते हैं, जो एक तरह से जालिका तंत्र की संरचना बनाते हैं। और इनका एक पॉइंट कोशिका में कोई प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, और दूसरा जो होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से जुड़ा होता है। इनका निर्माण मुख्यतः 3 चीजों से होता है। ठीक है, एक होता है पहला, जिसे हम बोलते हैं बेटा सिस्टर्नी। क्या बोलते हैं, नहीं, क्या बोलते हैं बेटा, तो फर्स्ट जो होता है हमारा, उसे हम क्या बोलेंगे, सिस्टर्नी बोलेंगे। ठीक है, इसे हम क्या बोलेंगे, सिस्टर्नी। ओके, दूसरा क्या होता है बेटा, तो उसे हम वेसिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेसिकल। वेसिकल जो होता, इसे क्या बोलते हैं, वेसिकल। और तीसरा जो है बेटा, उसको हम ट्यूब्यूल बोलते हैं।
क्या बोलते हैं, ट्यूब्यूल्स बोलते हैं। ओके, ट्यूब्यूल्स। ओके, इसको हम ट्यूब्यूल्स बोलते हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखो, जो सिस्टर्नी है, ठीक है, तो ये सीधी होती है, या ब्रांच नहीं होती, ये चपटी होती है और इसमें कोई ब्रांच नहीं होता। मान लीजिए ये क्या होगी बेटा, ऐसी सीधी होगी और इसमें कोई ब्रांच नहीं होगा। ऐसी होती है। वेसिकल जो होती है ओवल एंड राउंडेड होती है। कैसी होती है, ओवल एंड राउंडेड होती है। और ट्यूब्यूल कैसे होते हैं बेटा, तो ये क्या होते हैं बेटा, अनियमित होते हैं और एक तरह से ये क्या होते हैं, शाखित होते हैं, मतलब ट्यूब लाइक। जैसे यहाँ से चले तो आगे जाके यहाँ पे ऐसे ट्यूब बना दिया, आगे जाके ये ट्यूब में बदल गया और ये इस तरह की संरचना। तो जो सिस्टर्नी है, वेसिकल है और ट्यूब्यूल है, ये तीनों मिलकर क्या बना रहे हैं बेटा, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में दो टाइप के इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं। कितने टाइप के होते हैं बेटा, दो प्रकार के। ठीक है, राइबोसोम की उपस्थिति के आधार पे तो दो प्रकार के क्या होते हैं, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं। अगर ध्यान से सुनना, एक हो गया बेटा, अगर उनके ऊपर राइबोसोम उपस्थित है तो उसे क्या बोलेंगे, रफ। क्या बोलेंगे, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलेंगे, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलेंगे। मतलब रफ अंतःपद्रव्ययी जालिका। अगर उस पे क्या नहीं पर उपस्थित है, प्रोटीन नहीं, राइबोसोम नहीं उपस्थित है, तो उसे क्या बोलेंगे, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा, उसको स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलेंगे। इनके ऊपर क्या होगा, ग्रेनुलस होते हैं, यहाँ पे ग्रेनुलर होते हैं। ये क्या होते हैं, ग्रेनुलर, मतलब यहाँ पे ग्रेनुल उपस्थित होते हैं। और ये क्या होंगे बेटा, ये लर, तो ये क्या होते हैं बेटा, ये ग्रेनुलर होते हैं। अब ध्यान से सुनिए, अगर देखिए इनके ऊपर क्या होते हैं, छोटे छोटे ऐसे राइबोसोम्स के कण उपस्थित होते हैं। यहाँ पे 80s राइबोसोम उपस्थित होते हैं। ये भी कभी कभी पूछ देता है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर पाए जो जाते हैं वो कितने यस टाइप के राइबोसोम होते हैं। तो आप लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि ये कितने टाइप के राइबोसोम होते हैं बेटा, तो ये होते हैं 80s टाइप के राइबोसोम होते हैं। ठीक है, कारण क्या है, यहाँ पे एक स्पेशल टाइप के ग्लाइकोप्रोटीन पाई जाती है। ठीक है, वो इसको बंद कर, यहाँ पे राइबोफ्लोविन, क्या, राइबोफ्लोविन 1 और राइबोफ्लोविन 2 दोनों उपस्थित होते हैं, जिसकी सहायता से यहाँ पे राइबोसोम आके चिपक जाता है। स्मूथ इंडोप्लाज्मिक है। अब देखा जाएगा तो इसे क्या बोलेंगे, तो इसे हम बोलेंगे रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, और इसको क्या बोला जाएगा, इसके ऊपर राइबोसोम नहीं है तो इसको क्या बोला जाएगा, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये दोनों में फर्क है। ठीक है, इसके ऊपर राइबोसोम है। राइबोसोम प्रेजेंट क्यों है, क्योंकि यहाँ पे राइबोफ्लोविन, क्या, राइबोफ्लोविन जो होता है फर्स्ट एंड सेकेंड उपस्थित होता है, जिसकी सहायता से यहाँ पे क्या होते हैं, राइबोसोम जो होते हैं बेटा वो चिपक जाते हैं, जिनके कारण इनका सरफेस जो होता है वो खुरदुरा हो जाता है। और सरफेस खुरदुरा होने के कारण इन्हें रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसके ऊपर नहीं पाया जाता है।
राइबोफ्लोविन, तो इस पे राइबोसोम नहीं चिपकते हैं और इसका सरफेस क्या होता है बेटा, तो स्मूथ होता है। ठीक है, ये राइबोसोम क्या करता है, प्रोटीन की सिंथेसिस करता है और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, तो ये लिपिड के सिंथेसिस में हेल्पफुल होता है। ठीक है, स्पेशली जो सिस्टर्नी है यह किसका निर्माण करता है, तो ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, और ट्यूब्यूल है देखिए ब्रांच है, और ब्रांच होने के साथ साथ ये किसका निर्माण करता है बेटा, तो ये निर्माण करता है स्पेशली स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है प्रोटीन सिंथेसिस करता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो लिपिड की सिंथेसिस करता है। एक तरह से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेल कोशिका द्रव में पूरे कोशिका को साइटोस्केलेटन प्रदान करते हैं, जिससे यांत्रिक सहारा मिलती है। आगे चल के अब देखेंगे और कि ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है बेटा, ये उन स्थानों पे पाए जाते हैं जहाँ पे प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। तो यहाँ पे यकृत और पैनक्रियाज की बात करते हैं। यहाँ पे किसकी बात करेंगे, जहाँ पे लिपिड की सिंथेसिस होती है तो मुख्यतः स्मॉल इंटेस्टाइन की बात की जाती है। तो इसको और डिटेल में हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपके साथ हाजिर होंगे। थैंक यू।